हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल MR क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। आज हम आपको मध्य प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो कि है मध्य प्रदेश का इतिहास। आप जैसे कि यूट्यूब चैनल्स पे सर्च करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश का इतिहास की जानकारी, अच्छी जानकारी बहुत कम चैनल्स पे मिलेगी और उस पर भी बहुत लिमिटेड मटेरियल मिलेगा, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का इतिहास है इसको समझने के लिए हमें पहले भारत का इतिहास अच्छे से आना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि हमें बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में और बहुत सेलेक्टेड मटेरियल लाया हूँ मध्य प्रदेश के इतिहास का। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर पे और देखते हैं मध्य प्रदेश का संक्षिप्त इतिहास। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का संक्षिप्त इतिहास ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के संक्षिप्त इतिहास की, तो मध्य प्रदेश के इतिहास को 4 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। कौन कौन से हैं? पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है प्राचीन भारत, तीसरा है मध्य इतिहास और चौथा है हमारा आधुनिक भारत। इसी सीक्वेंस में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को भी वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं। इसी सीक्वेंस में हमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को भी पढ़ना है। पहला हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। यह वह काल है जब मनुष्य पत्थरों के ही उपकरण औजार निर्मित किया करता था। वह खाना बदोश जिंदगी गुजारता था। यद्यपि इस काल में पाषाण के साथ तांबा धातुओं का उपयोग भी मानव करने लगा था। तो जैसा कि हम देखते हैं, जब मानव सभ्यता शुरू होती है तो हमने पत्थरों में जीवन बिताया है। मनुष्य जो है आदि मानव रहा है, खाना बदोश जीवन जीता था, गुफाओं में रहता था, शैलाश्रयों में रहता था और उन्हीं गुफाओं में निवास करते करते वो धीरे धीरे तरक्की करते गए। आगे चल के उन्होंने तांबा और कांसे का इस्तेमाल करने लगे। तो ऐसे कर करके मानव सभ्यता ने धीरे धीरे तरक्की की है। इसके कुछ साइट्स हैं जो एमपी में हमें देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से वो साइट है जो एमपी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जैसा कि आपको इमेज दिख रहा है, ये है भीमबेटका रॉक शेल्टर, नीचे लिखा है भीमबेटका की गुफा। तो ये है लोगों को पता नहीं भीमबेटका में क्या है। तो भीमबेटका में रॉक शेल्टर है, मतलब ऐसे शैलाश्रय मिले हैं जहां 500 से ज्यादा गुफाएं हैं और उनमें अनगिनत चित्र अंकित किए हैं। ये है पाषाण काल की बात। जब भारत में पाषाण काल चल रहा है, मतलब स्टोन एज चल रहा है, उस समय जो आदिवासी और आदि मानव रहते थे वो कुछ पेंट से लेके, मतलब कुछ टहनियों के और कुछ फूलों के कलर इकट्ठे करके चट्टानों पे चित्र अंकित करते थे। तो ये वो चित्रों की इमेज आप देख पा रहे हैं। ठीक है, भीमबेटका के बारे में हम देखें, ये रायसेन जिले में स्थित है। ऊंचे ऊंचे पत्थरों के टीले के मध्य 500 शैलाश्रय हैं। इसे यूनेस्को ने 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब वैश्विक धरोहर घोषित किया है। और इसके जो खोज करता है 1957 में 1957 में श्रीधर वाकड़कर, ठीक है, श्रीधर वाकड़कर ने इसकी खोज की है। तो वाकड़ के नाम से इसको हम याद रखेंगे। अगला जो हमारा साइट है आदमगढ़ की, ये सारे के सारे हमारे प्रागैतिहासिक साइट हैं। आप देख पा रहे हैं इमेज में आदमगढ़ की गुफा आपको दिख रही है। आदमगढ़ की जो गुफा है ये कहाँ पड़ती है? तो आदमगढ़ यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ गुफा शैलचित्र हैं। इसकी खोज बीजी जोशी ने की है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आदमगढ़ के खोजकर्ता कौन है, तो बी जोशी हैं। ठीक है, और है कहाँ ये? तो होशंगाबाद जिले में स्थित है। ये आप इसकी इमेज देख पा रहे हैं। अब हम आगे आते हैं हथनौरा। हथनौरा में भी पाषाणकालीन स्थल है। यहां से मिला क्या? ये होशंगाबाद जिले में पड़ता है। यहां से नर्मदेश्वर मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये नर्मदेश्वर मानव की खोपड़ी है, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था। लगभग 17 फीट लंबा एक मानव मिला है, उसकी खोपड़ी प्राप्त हुई है इसलिए, और नर्मदा के किनारे ये प्राप्त हुई है इसलिए इसे नर्मदेश्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये उसकी खोपड़ी का चित्र है। इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको इमेजेस भी डाली हैं जिससे कि आप इनको रटे ना और इनको देख देख के समझ के पढ़ते जाएं। हथनौरा में क्या मिली है? तो नर्मदेश्वर मानव की खोपड़ी। अगर इसकी बात करते हैं, इसके खोजकर्ता की बात करें तो HD सांकेल्य और मैक ब्राउन, 2 आदमी हैं। एक है HD सांकेल्य और दूसरे हैं मैक ब्राउन। इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप इन दोनों के नाम ध्यान रखें कि हथनौरा की खोज किसने की है? तो HD सांकेल्य और मैक ब्राउन ने खोज की है। मिला क्या है? यहाँ से नर्मदेश्वर मानव की एक खोपड़ी मिली है।
अब हम बात करते हैं एरण की। आप ये देख पा रहे हैं एरण जो है, ये इसकी इमेज दिख रही है। तो यह सागर जिले में स्थित है। एरण कहां पड़ता है? सागर जिले में। सोने के गोल टुकड़े तथा मिट्टी के पशु आकृति प्राप्त हुई है। ये आपको दिख रही है, ये पशुओं की आकृति आप देख रहे हैं और सोने के गोल टुकड़े यहां से प्राप्त हुए हैं। पहली बार सती प्रथा का जो साक्ष्य वो यहीं एरण सागर से प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं कि गुप्त काल में जो गोपराज रहते हैं, जो भानुगुप्त रहते हैं, उनके सेनापति रहते हैं गोपराज। उनकी जो उनके जब गोपराज की मृत्यु हो जाती है तो गोपराज की पत्नी यहां सती होती है और ये पूरे विश्व का सती प्रथा का पहला प्रमाण है जो कि हमने एरण सागर से देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास की। ये था हमारा प्रागैतिहासिक का। अब हम आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास की अगर मैं बात करूं तो पहला इसमें राजवंश है इक्ष्वाकु वंश एवं दंडकारण्य राज्य। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने इस वंश की स्थापना की थी। आप जानते हैं मनु, जिसके नाम पे मनुष्य बोला जाता है, जिसने मनुस्मृति जो कि पहली कानून की किताब है उन्होंने लिखी थी, और उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु ने इस वंश की स्थापना की है। तथा दंडकारण्य जो कि बस्तर का इलाका है, यहां इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। अगला हमारा जो राजवंश है वो है मानधाता चक्रवर्ती। तो ये इक्ष्वाकु के ही वंशज रहते हैं। इक्ष्वाकु वंश का प्रतापी राजा मानधाता हुआ। इसके पुत्र पुरुकुत्स ने मध्य भारत में नाग राजाओं को गंधर्वों के खिलाफ सहायता दी और नर्मदा से विवाह किया था। आप जानते हैं जो मानधाता है, राजा मानधाता, इन्होंने ओमकारेश्वर में तपस्या की है और ओमकारेश्वर इनकी राजधानी का केंद्र रहा है। मानधाता की जो गुफाएं हैं ये भी ओमकारेश्वर में पड़ती हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें कि इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी शासक रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है कि नर्मदा से विवाह करने वाले कौन से राजा थे, तो इनका नाम है मानधाता। अगर हम पुलिस कांस्टेबल की बात करें, एसआई की बात करें, पटवारी या एमपी के कोई भी एग्जाम की बात करें, चाहे एमपी पीएससी हो या जो भी जेल प्रेरी जो भी एग्जाम हो एमपी के, उनमें यहां से गारंटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप सर्च करेंगे तो इस पे इतना मटेरियल ज्यादा यूट्यूब चैनल्स पे डला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्राचीन भारत के एक राजा थे मानधाता। इसके बाद हम आते हैं है साम्राज्य पे। यादव वंश के संस्थापक यदु के पुत्र है के नाम पर इस राज्य का नामकरण हुआ है। ठीक है, यादव वंश के संस्थापक जो रहते हैं यदु, उनके पुत्र रहते हैं है। और इस वंश में सबसे प्रतापी जो शासक हैं उनका नाम है कार्तवीर अर्जुन, जिसे हम सहस्त्रबाहु के नाम से जानते हैं। कार्तवीर अर्जुन सहस्त्रबाहु जो हैं, अगर इनके बारे में बात करें तो सहस्त्रबाहु जो रहते हैं ये लंका के जो शासक हैं रावण इस समय, तो रावण को बंदी बना लेते हैं, और रावण के जो दोस्त रहते हैं वो परशुराम रहते हैं, भगवान परशुराम। तो रावण की सहायता के लिए भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु के 1000 हाथों को अपने परशु से काट दिया और रावण को इसकी कैद से मुक्त कराया है। जब से रावण और परशुराम की जो दोस्ती हो बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है, और ये है वंश के शासक हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया है। किन्होंने? कार्तवीर अर्जुन इनका नाम है। अगले शासक की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं सांची का स्तूप बना है। शुंग काल की अगर बात करें तो मौर्यों के उज्जैन और विदिशा पर शासन किया है मौर्यों ने। इसके बाद शुंगों का उदय मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण इसी काल में हुआ है। आप जानते हैं कि जो हेलियोडोरस रहते हैं, वो हेलियोडोरस ने अपने एक दूत एंटीआलकिडास को यहाँ भेजा है। एंटीआलकिडास का जो दूत रहता है हेलियोडोरस, वो आता है विदिशा और यहाँ गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। साथ ही साथ जो शुंग वंश के जो प्रतापी शासक है जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग, उसने ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये बाहर का जो गेट देख रहे हैं, इस गेट का निर्माण कराया है। साथ ही साथ ये जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, इस बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया है। ठीक है, जबकि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया है, तो वो राजा अशोक ने करवाया है। अब हम आते हैं मध्यकालीन इतिहास पे, मध्य इतिहास पे। तो आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये खजुराहो के मंदिरों की इमेज है। यहां से अगर हम बात करें जयजात भुक्ति वंश, और जिसे ही हम चंदेल वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, जयजात भुक्ति वंश के हम आते हैं तो जयजात भुक्ति वंश का दूसरा नाम है चंदेल वंश। संस्थापक कौन है चंदेल वंश के, तो राजा नन्नुक इसके संस्थापक है। इनकी राजधानी महोबा है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण इसी काल में हुआ है। यूनेस्को ने इसे 1986 में वैश्विक धरोहर घोषित किया है। ये आप खजुराहो के मंदिर की इमेज देख सकते हैं। ठीक है, खजुराहो के जो मंदिर है। अगला जो हमारा पॉइंट है
वो है आपका परमार वंश। तो आप देख रहे हैं ये राजा भोज ने निर्मित एक शिवलिंग है जो कि भोजपुर में स्थित है, इसके बारे में पढ़ते हैं। परमार वंश के जो संस्थापक हैं इनका नाम है उपेंद्र राजकृष्ण, जिनकी राजधानी धार रही है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा भोज है, जिसने धार में भोजशाला का निर्माण कराया है और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया है। ये पिछले बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया, तो राजा भोज ने कराया है। साथ ही साथ इन्होंने इस भोजपुर की स्थापना की है और पूरे विश्व में एक पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा ये शिवलिंग है जो आप इमेज इस समय देख पा रहे हैं। कहाँ है, तो ये भोजपुर में है। अगर राजा भोज की बात करूं तो इन्होंने सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर में स्थापित कराया है। राजा भोज ने सम्रांगण सूत्र, आयुर्वेद सर्वस्व, श्री श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शतक, पातंजल योग आदि किताबें लिखी हैं। तो ये एक बहुत पढ़े लिखे शासक रहते हैं और ये साहित्य पे बहुत ज्यादा रुचि लेते थे। आगे हम बात करें अगर, तो आप होशंग शाह का मकबरा देख रहे हैं इमेज पे। गौरी वंश की बात करें तो 14 से 5 में दिलावर की मृत्यु के पश्चात अलप खां, जिसका नाम होशंग शाह पड़ जाता है, इन्होंने मांडू शहर की स्थापना की है और इसी मांडू में होशंग शाह का मकबरा है। आप इमेज देख पा रहे हैं, ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम आधुनिक भारत पे आए तो आधुनिक भारत में आप देख पा रहे हैं होलकरों की जो राजवाड़ा है, ठीक है, इंदौर में पड़ता है राजवाड़ा, जो कि होलकरों की राजधानी भी रही है और ये जो महल है ये होलकरों ने बनवाया था। संस्थापक मल्हार राव होलकर रहे हैं। होलकर वंश के संस्थापक कौन है, मल्हार राव होलकर। देवी अहिल्याबाई ने तुकोजी की सहायता से शासन किया और इनकी राजधानी महेश्वर रहा है। ये जो राजवाड़ा है यहां भी रानी देवी अहिल्याबाई का शासन चला है। इसके बाद हम आते हैं सिंधिया वंश पे। तो सिंधिया पैलेस आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये सिंधिया पैलेस है, ये तोप रखी है। सिंधिया पैलेस की बात करूं तो सिंधिया वंश में ग्वालियरों में सिंधिया वंश का संस्थापना किसने की है, तो राणोजी सिंधिया ने की है। संस्थापक कौन है ग्वालियर में सिंधिया वंश के, राणोजी सिंधिया। और महादजी सिंधिया ने ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना की है। महादजी सिंधिया ने ग्वालियर में साम्राज्य बसाया, जबकि सिंधिया वंश की स्थापना राणोजी सिंधिया ने की है। ठीक है, तो ये है आपका सिंधिया पैलेस, इमेज में आप देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं मध्य आधुनिक भारत में जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं, कौन कौन से विद्रोहकारी रहे हैं, किन किन ने विद्रोह किए, इनके नाम एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सॉरी, शेख रमजान ने सागर में विद्रोह किया है, टांट्या भील ने खरगोन में विद्रोह किया है, शंकर शाह ने मंडला में विद्रोह किया है, राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ में विद्रोह किया है, शहादत खान ने महू में विद्रोह किया है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह किया है, तात्या टोपे ने कानपुर, झांसी और ग्वालियर में विद्रोह किया है, रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ में विद्रोह किया है और वीर बहादुर एवं देवी सिंह ने मंडला में विद्रोह किया। ये सारे के सारे विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किए गए थे। अगला टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश में गदर, मतलब 1857 की जो क्रांति हुई है, 1857 की जो क्रांति जो गदर हुई है, उसमें मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही है उसके बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नीमच छावनी से विद्रोह उठा। अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में जो विद्रोह है सबसे पहले कहां से उठा था, तो नीमच छावनी से। कब उठा था, तो 3 जून को उठा था, 3 जून 1857 को उठा था। 3 जून 1857 को अंग्रेजी बंगले में आग लगा दी गई। ठीक है, यहां के किले पर अधिकार करने का प्रयास अंग्रेजी कर्नल सोवर्स ने विफल किया। जो विद्रोहकारी थे वो बंगले पे कब्जा करने वाले थे, लेकिन कर्नल सोवर्स ने उसे विफल कर दिया। अगला पॉइंट है गढ़मंडला के शासक, गढ़मंडला में शासिक शाह, ठीक है, जिसे हम जो कि गोंड वंश के थे, विद्रोह किया और 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ। इसी समय महू छावनी में शहादत खां के नेतृत्व में जबरदस्त विद्रोह हुआ है और अंग्रेजी सेना परास्त कर दी गई। महाराजा होलकर विद्रोहियों की सहायता दे रहे थे। तो जो होलकर थे वो विद्रोहियों का सहयोग कर रहे थे, जबकि सिंधिया वंश ने ऐसा नहीं किया। भारत अगर हम बात करें तो भोपाल में बेगम सिकंदर द्वारा विद्रोहों की कमान संभाली गई। भोपाल में किसने विद्रोहियों की कमान संभाली, तो बेगम सिकंदर द्वारा इसको संभाला गया। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये टांट्या भीमा नायक की इमेज है, जो कि आदिवासी विद्रोहकारी रहे हैं। नीचे पॉइंट भी लिखा है,
कि भीमा नायक ने आदिवासी विद्रोह की कमान संभाली थी। ये है भीमा नायक जो आदिवासी विद्रोहकारी। अगला जो हमारा पॉइंट है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में मध्य प्रदेश की भूमिका। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में अगर मध्य प्रदेश की भूमिका बात करें तो ये जो शुरू हुआ है 1906 में जबलपुर अधिवेशन से ये प्रारंभ हुई थी। 1916 में सिवनी सत्याग्रह से मध्य प्रदेश में वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ। इनकी आपको डेट ध्यान रखना है। 1920 में प्रभाकर डुंडीराव जाटव और अब्दुल जफ्फर खान ने खिलाफत आंदोलन को संगठित किया। 1920 में खिलाफत आंदोलन चल रहा है जो कि गांधी जी ने चलाया था। तो यहां अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो डुंडीराव जाटव और अब्दुल जफ्फर खान ने उसकी कमान संभाली है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। ये हमारा जबलपुर झंडा सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जबलपुर झंडा सत्याग्रह क्या था। 1923 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की तैयारी में पहुंचे अजमल खां और कांग्रेसियों के सम्मान में के साथ जबलपुर नगर पालिका भवन में तिरंगा फहराने की एक रणनीति बनाई गई थी। ठीक है, पुलिस कमिश्नर ने गुस्सा कर उस तिरंगे को पैरों तले कुचल दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे लोगों में बहुत एक आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान और नरहरि अग्रवाल ने जुलूस निकाला। यह था आपका जबलपुर झंडा सत्याग्रह। ठीक है, अब इस सत्याग्रह को अखिल भारतीय स्तर पर मनाने के लिए नागपुर को चुना गया, क्योंकि नागपुर भी इस समय मध्य प्रदेश में ही शामिल है। ठीक है, जो बरार का इलाका था, तो नागपुर को चुना गया। लेकिन जिस समय नागपुर में सत्याग्रह चल रहा है, इसी समय 23 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू इस सत्याग्रह के साथ जबलपुर में पुनः सत्याग्रह चला गया, मतलब फिर से सत्याग्रह चलाया गया था। तो ये था आपका जबलपुर झंडा सत्याग्रह 1923। अगला पॉइंट है हमारा नमक सत्याग्रह। आप जानते हैं गांधी जी ने दांडी में जाके नमक बनाया है। 1930 में नमक सत्याग्रह चला था। उसी नमक सत्याग्रह को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में सेठ गोविंद दास द्वारका प्रसाद मिश्र ने नमक सत्याग्रह चलाया है। दो प्रकार के व्यक्ति, एक हैं सेठ गोविंद दास, दूसरे हैं द्वारका प्रसाद मिश्र। इन दोनों ने मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह चलाया है 6 अप्रैल 1930 को। अगला पॉइंट है हमारा जंगल सत्याग्रह। 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ है। शिवनी से चालू हुआ था, शिवनी टूरिया, जो कि आपका घोड़ा डोंगरी बैतूल में पड़ता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, आप इसे ध्यान रखें। इसे शिवनी टूरिया सत्याग्रह भी कहते हैं। जंगल सत्याग्रह कहां चला था, तो घोड़ा डोंगरी बैतूल में चला गया था। घोड़ा डोंगरी बैतूल के आदिवासी गंजम सिंह कोरकू, ठीक है, और बंजारी सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह चलाया था। इन दोनों के आप नाम ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन आता है गंजम सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू कहां से संबंधित हैं, तो ये जंगल सत्याग्रह 1930 जो कि शिवनी टूरिया सत्याग्रह है, घोड़ा डोंगरी बैतूल से चला था, यहां से के ये नायक हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है चरण पादुका नरसंहार है। आप देख पा रहे हैं इमेज में मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार, इसके बारे में बात करते हैं। चरण पादुका नरसंहार छतरपुर क्षेत्र में चरण पादुका ग्राम में कर्नल फिशर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें 6 सेनानी शहीद हो गए। यह मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी पूछते हैं कि चरण पादुका नरसंहार कब चला है। 1931 में चला है। कहां से प्रारंभ हुआ था, तो ये छतरपुर जिले में हुआ है। छतरपुर जिले में चरण पादुका ग्राम है, वहां इसे अंजाम दिया गया था। कुछ स्वतंत्रता सेनानी शांतिपूर्ण एक जगह इकट्ठे हुए थे, जिसपे कर्नल फिशर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। साथ ही साथ जो कर्नल फिशर हैं, इन्हें मध्य प्रदेश का जनरल डायर कहा जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है त्रिपुरी अधिवेशन। आप जानते हैं त्रिपुरी जो है जबलपुर का पुराना नाम है। 1939 में जबलपुर में कांग्रेस का ये अधिवेशन है, जिसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहते हैं उसका चुनाव होना है। ठीक है, अध्यक्ष पद का। जिस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए हैं और गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुने जाते हैं और पट्टाभी सीतारामैया भारी बहुमत से हारते हैं। तो भी इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता तो की है, लेकिन इसके बाद वो अपना त्यागपत्र दे देते हैं और अपनी खुद की फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करते हैं और कांग्रेस छोड़ के विदेश चले जाते हैं। जर्मनी के बाद सिंगापुर, फिर उसके बाद रूस से होते हुए जापान, और अपनी अंतरराष्ट्रीय शक्ति को और अपनी अंतरराष्ट्रीय दोस्ती को मजबूत करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सर्वप्रथम विदिशा से प्रारंभ हुआ है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहां से चालू हुआ है, तो विदिशा से आरंभ हुआ। 2 अक्टूबर 1942 को मंडलेश्वर में क्रांतिकारियों ने जेल तोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध सभा की और भोपाल के नवाब ने घबराकर अपना विलय भारत संघ में कर दिया। तो ये था आपका पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास। शुरू से एक बार हम स्लाइड्स पे आते हैं। तो ये 20 मिनट का लगभग का लेक्चर है, आप इस लेक्चर को पूरा देखें। मध्य प्रदेश का संक्षिप्त इतिहास 4 भागों में बांट के पढ़ाया था, ये चारों भाग हैं और इनकी स्लाइड्स आपको दी गई हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं और इसे बहुत अच्छे से तैयार करें। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको यहाँ हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।